मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, क्लास जो 12th है केमिस्ट्री, इसमें हमारा चैप्टर नंबर जो 3 था वो स्टार्ट हो गया है, वो भी कल से। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भाई, रासायनिक अभिक्रिया की दर को पढ़ा था, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को वेग को पढ़ा था और उससे संबंधित सारी चीजें हमने जान ली थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। चलो भैया, आज हम ना आगे बढ़ाते वीडियो को और आज हम पढ़ेंगे भैया वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेग स्थिरांक। ये वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक है ना, ये हम जानेंगे। ठीक है ना। चलो, कोई परेशानी नहीं है भैया, जानेंगे, अच्छे से समझते चल रहे हैं, एक एक चीज को पढ़ते चल रहे हैं ना। कोई आपको अलग से कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है भाई, आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है, एकदम 100% तैयारी आपको कराई जा रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। तो भैया अगर हमें वेग स्थिरांक पढ़ना है तो उससे पहले थोड़ा सा 11th में हमने एक नियम पढ़ा था जिसका नाम क्या था भैया, जिसका नाम था गुलबर्ग व बागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था। बोलो, 11th में आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि नहीं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या गुलबर्ग व बागे का नियम पढ़ा था। तो याद करो इस नियम के अनुसार होता क्या है। तो भैया ये जो नियम था वो क्या कहता था कि जो अभिक्रिया की दर है, कोई भी अभिक्रिया की दर पढ़ चुके ना, दर मतलब वेग, दर मतलब क्या होता है, वेग। किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है ना, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारकों की सांद्रता पर क्या होती है, निर्भर। और कल हमने प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े थे, उसमें हमने देखा था किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो इसी प्रकार से बेटा इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया की दर है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। गुणनफल की कैसी होती है भैया, समानुपाती होती है। कल हमने यही तो जाना था, ये जाना था कि नहीं, अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारकों की जो सांद्रता है उसके गुणनफल के समानुपाती थी कि नहीं, बताओ, था ना। मतलब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी कि नहीं कर रही थी, हमने प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा था और ये नियम भी यही कहता है। अब देखो, इस नियम को मैं किसी अभिक्रिया पे लगाना बता रहा हूं। देखो इधर मान लेते हैं ये बेटा हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है और यहां से उत्पाद बन रहा है C और ये बन रहा है प्लास्टिक। ठीक है, ये एक हमारे पास अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया पे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो भैया द्रव्य अनुपाती जो क्रिया का नियम है वो कहता है कि किसी अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की कैसे होती है, समानुपाती। अब अभिकारक कौन है, तो अभिकारक इसमें A है और अभिकारक इसमें B है, दो अभिकारक है। तो अभिक्रिया की दर इन दोनों अभिकारकों की गुणनफल की मतलब सांद्रता के गुणनफल की कैसे होगी, समानुपाती। जैसे तो अगर इस पे लगाऊं मैं ये नियम तो क्या हो जाएगा भैया, अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या, अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। तो अभिकारक कौन है, A। अच्छा सर, सांद्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया आपको पता है ना, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। तो मैंने बताया था सांद्रता जो होती है इसको वर्गाकार ब्रैकेट में रख के व्यक्त करते हैं। जैसे मान के चलो A है, A की मुझे सांद्रता बताना है, मतलब इस पे क्या लगा दो, एक वर्गाकार ब्रैकेट। ये वर्गाकार ब्रैकेट उसके एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। A की सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता ही बोलते हैं। फिर B की सांद्रता, दो अभिकारक हैं तो B की सांद्रता लिखते हैं और ये इनका क्या कर दो, गुणनफल, बीच में डॉट लगा दो। तो देखो अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल हो गया, अभिकारकों की सांद्रता का क्या, दो अभिकारक थे, दोनों की सांद्रता क्या कर दिया, गुणनफल, जो अभिक्रिया की दर को डिफाइन करेगा। मतलब इनके गुणनफल के अनुसार ये अभिक्रिया की दर होगी। ये गुलबर्ग और बागे का नियम है। फिर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, एक बात और समझो बेटा, अगर मुझे यहाँ पर अभी तो अभिकारक A और B है, यदि यहाँ पर अभिकारकों की संख्या, जैसे मान के चलो इसकी संख्या होती P, इसकी संख्या मान लेते हैं P और इसकी संख्या क्या होती Q। अगर ये जो संख्या होती है ना, वो संख्या इनके सक्रिय द्रव्यमान की घात के रूप में आ जाती है। जैसे A की संख्या कितनी है P, तो इसकी A की घात कितनी लगा देते, P लगा देते।
और अगर b की संख्या कितनी है q, तो b की घात क्या लगा देते q। अगर ये संख्या होती तो नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है ना। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस पे लगा के बता रहा हूं। जैसे मान के चलो बेटा ये लिखा है 2n2, ठीक है, फिर 3 या फिर ऐसा लिखा है n2 पर 3s2, ठीक है, और यहां बन रहा है 2ns3। मैं बोलूं कि इस पर जो है ना द्रव्य अनुपात की क्रिया का नियम लगाओ, तो आप क्या कहोगे भैया? आप लगाओगे, लिखोगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह लगेगा। फिर अभिकारक कौन है? तो भैया अभिकारक है हमारे पास n2, तो n2 को वर्गाकार ब्रैकेट में रखना, सक्रिय द्रव्यमान लेना। फिर आप देखो भैया H2, और H2 को आपको वर्गाकार ब्रैकेट में रखना है। अब बताओ इसकी संख्या कितनी है? तो आप कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो इस पे आप कितने की घात लगाओ? 1। इसकी संख्या कितनी है? 3 है, तो घात कितने की लगाओगे? 3, है ना। जैसे ये बनाना ऐसे ही बन गया। क्लियर है? तो अब द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम समझ गए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो अब इसको हटा देते, थोड़ा सा 11 का ही था वो, तो मैंने थोड़ा आपको याद दिला दिया। क्लियर है? चलो अब हमारा भाई आज का टॉपिक है वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना, वेग स्थिरांक। क्या होता है वेग स्थिरांक? है ना, तो सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होता है वो आप समझो, यहाँ समझो पहले, फिर इसके बाद लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। पहले यहाँ समझो, देखो यहाँ लिख देना हम माना, यहाँ लिख देना माना, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न है। मैंने एक कोई अभिक्रिया मान ली, जैसे मान लिया A प्लस B और यहां बन रहा है C प्लस B, ये बन रहा है भैया। अगर मैं इस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाऊं, तो मैंने लिख दिया द्रव्य अनुपाती क्रिया, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अगर मैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाऊं तो भैया इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिक्रिया की दर, या फिर अभिक्रिया की दर को हम बताओ किससे व्यक्त करते हैं? कल हमने पढ़ा था ना, अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से व्यक्त करते हैं ना। तो आप dx/dt ही लिख दो ना, आप dx/dt ही लिख दो, शब्दों में मत लिखो। अब अभिक्रिया की जो दर है वो किसके समानुपाती होती है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है। तो अभिकारक कौन है? A, तो A का सक्रिय द्रव्यमान लिख दिया, डॉट। अभिकारक कौन है? B, तो B का लिख दिया। और अभिकारक होता तो इसको और गुणा में लिख देते, 3 होते तो 3 को गुणा में, 4 होते तो 4 को गुणा में लिख देते। अब यहाँ देखो कोई संख्या नहीं है तो घात लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आगे सुनो भैया, अब आप ये बताओ जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? बराबर आता है। हाँ सर आता है। अब बराबर के बाद क्या आता है? एक नियतांक, तो ये नियतांक, और ये रहा आपका A और ये रहा आपका B, ठीक है। तो भैया यहाँ एक नियतांक आ गया, यहां पर क्या आ गया भैया? एक नियतांक आ गया, और वो नियतांक आया है यहाँ K। वो नियतांक भैया यहां आया है K। क्या आया है? K। तो आप K के बारे में लिख दो, जहां K एक नियतांक है। K क्या है भैया? एक नियतांक है, नियतांक है। अब नियतांक तो है, लेकिन कौन सा नियतांक है? देखो नियतांक को स्थिरांक बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं। तो भैया कौन सा नियतांक है? वेग स्थिरांक है ना। जहां K एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे वेग स्थिरांक कहते, जिसे वेग स्थिरांक। अब भैया हमें पता चल गया कि वेग स्थिरांक आ गया, हमें ये पता चला है कि वेग स्थिरांक को हम K से व्यक्त करते हैं। अभी हमें इतना पता चला, क्या K की कोई परिभाषा है? नहीं, अभी तो नहीं चल पता। क्या K का कोई मात्रक है? अभी सर कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं चला है, ठीक है। आ जाओ सब निकाल लेंगे, परेशान मत हो बेटा। अगर हमें देखो ये तो पता चल गया कि K क्या है? वेग स्थिरांक। अगर हमें K की परिभाषा निकालनी है तो यहाँ K को अकेला चाहिए, मतलब इसको और इसको हटाना पड़ेगा। अगर इसको और इसको देखो ये क्या है? सांद्रता है। अगर इसको हटाना है, इन दोनों को, इसको आप क्या कर सकते हो? समीकरण नंबर 1 दे दो, कोई परेशानी नहीं। अगर इन दोनों को हटाना है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा यदि A बराबर 1 रखना पड़ेगा। A बराबर क्या रखना पड़ेगा? 1। बट A तो सांद्रता है, तो यहां पर मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर होता है।
ए हट गया, ए की जगह एक रख देंगे, हट जाएगा। बी की जगह आप कितना रख दो, एक, तो बी की जगह भी आप कितना रख दो, एक, तो बी बराबर कितना, एक, और ये मोल पर लीटर, एक एक रख दिया, इसकी जगह एक रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया, एक। अब हम इन दोनों मानों को रख देंगे भैया कहाँ, समीकरण एक में। अच्छा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो हम के की परिभाषा निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ए रख दो समीकरण एक में, तो समीकरण एक में रखेंगे तो ये dx/dt तो सेम रहेगा, बराबर क्या है, के, और इसका मान कितना रख दिया, एक, और इसका मान भी रख दिया एक, दोनों के मान क्या रख दिए, एक। अब जब दोनों के मान एक रख दिए तो dx/dt बराबर क्या आ गया, के आ गया, dx/dt बराबर क्या आ गया, के आ गया, और के क्या है, वेग स्थिरांक, और dx/dt क्या है, बोलोगे सर अभिक्रिया की दर है, मतलब dx/dt बराबर के आ गया, मतलब के जो है वही dx/dt है, और dx/dt है वही क्या है, के है, मतलब दोनों की परिभाषाएं एक ही होनी चाहिए यार। जब ये दोनों बराबर आ गए ना, मतलब यही ये है और यही ये है, बट ये बराबर आए कब, जब हमने सांद्रता, मतलब ये क्या है, सांद्रता है ना, ये क्या है, सांद्रता है ना, और सांद्रता को हमने कितना माना, इकाई माना, सांद्रता को हमने कितना माना, इकाई। जब हमने सांद्रता को इकाई रखा तब ये आया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इकाई सांद्रता, इकाई सांद्रता के साथ, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को ही, अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। बस सिंपल है। जब हमने सांद्रता को इकाई रख दिया तो अभिक्रिया की दर के बराबर आ गया के, मतलब अभिक्रिया की दर को ही भैया वेग स्थिरांक कहते हैं। बट कब, जब सांद्रता कितनी हो, एक, मतलब कहने का मतलब यहाँ ये भी होगा बेटा कि जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक में सांद्रता का कोई महत्व नहीं होता, वेग स्थिरांक के मान में सांद्रता का कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई उसका मान एक रख दिया जाता। यहाँ सांद्रता 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी होती ना तो उसकी वैल्यू एक रख दी जाती, उसका मतलब ही क्या निकलता, क्योंकि सांद्रता इकाई होती है। इसमें इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया की दर है उसे ही वेग स्थिरांक कह रहे हैं। सांद्रता का कोई महत्व ही नहीं किसमें, वेग स्थिरांक में। ठीक है, तो ध्यान रखना, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, के से, तो यहां लिख देना, इसे के से व्यक्त करते हैं। और भैया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर के, मतलब ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना, अगर आया वेग स्थिरांक क्या है तो बस यही लिखना है, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं और इसे के से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, के से। अब मेरे भाई इसके नोट लिख लो, क्या लिख लो, नोट में आपको ये लिखना है कि वेग स्थिरांक का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बोलो करता है भाई, सांद्रता पर अगर निर्भर करता हो तो इसका मान एक क्यों रखा जाता नहीं ना। तो इसका मान जो है ना भैया वो सांद्रता के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तब तो इसका मान क्या रख दिया जाता है, एक रख दिया जाता है। दूसरा नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 है भैया जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मात्रक सांद्रता पर निर्भर करता है, भैया जब हम वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे तो ये सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एक अभिकारक है तो मात्रक अलग आएगा, 2 अभिकारक है तो मात्रक अलग आएगा, 3 अभिकारक है तो मात्रक अलग आएगा, मतलब इसका मात्रक सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे,
है ना। जैसे एक अभिकारक है तो मात्रक अलग निकलेगा, और दो ने है तो अलग निकलेगा, तीन है तो अलग निकलेगा, ठीक है ना। तो वो आगे आगे जाके जब अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक निकालेंगे तो अपन वहां सीखेंगे। क्लियर है। आगे आपको अभिक्रिया की दर और जो वेग स्थिरांक था इसमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। एक कॉलम बना लेना आप अभिक्रिया की दर का, और दूसरा कॉलम बना लेना वेग स्थिरांक का, है ना। अगर अगर आपने दोनों पढ़ के रखे हैं कोई परेशानी नहीं है, बन जाएगा। पहला तो पॉइंट ये लिख लेना कि भाई इकाई सांद्रता इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसमें क्या लिख दोगे, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं। अब अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से व्यक्त करते हैं, और इसको हम k से व्यक्त करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तो भैया तीसरा पॉइंट बनेगा कि अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है, और इसमें क्या लिख लेना, वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता ना। अब चौथा पॉइंट क्या होगा, तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि भैया इसका मात्रक लिख देना। इसका मात्रक क्या निकाला था अपन ने, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जिसने अभिक्रिया की दर को नहीं देखा, पिछली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 3 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेकिन इसमें लिख देना इसका मात्रक सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। अब भी बताया ना, सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। अगर इकाई सांद्रता मतलब एक अभिकारक है तो मात्रक अलग है, दो है तो अलग, तीन है तो अलग, उसको हम कोटि में समझेंगे, इसलिए अभी नहीं बताया, ठीक है ना। तो इसका मात्रक सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसे करके आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि चारों पॉइंट इसमें आप 5 भी बना सकते हो, कर लोगे कंप्लीट, ठीक है ना भाई। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।